आप इतने टाइम बाद आ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। और ये तो नोएडा का केस है, आप गुमशुदगी वहाँ से हुई है, आप वहाँ जाके लिखवाओ। तो हमें मतलब मेरे भाई को मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। And I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. ये जो पॉलिसी है टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। एक बड़ी खबर आपसे शुरुआत करें। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, कह रहे हैं पप्पू यादव। ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे पहले ट्रक से उतार दिया था, पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया था। तब भी कहा गया था कि इसके पीछे तेजस्वी है, वो तस्वीरें भी चल रही हैं। तो ये खटपट चल रही थी गठबंधन के अंदर। अब तो पप्पू यादव ने खुला ऐलान कर दिया है, मतलब चुनाव से पहले गठबंधन के टुकड़े टुकड़े करने वाला ये बयान पप्पू यादव ने खुला ऐलान कर दिया है। अभी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में, अभी आर पार में अमीश देवगन के साथ, जिसमें पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया साहब कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गए तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। यही नहीं, वो कह रहे हैं कि वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे। सोचिए, लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। ये लोग बिहार में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सहयोगी को कथित सीएम फेस से डर लग रहा है। जो अपने आप को सीएम फेस बता रहा है तेजस्वी यादव जी, जो सीएम फेस है गठबंधन के, उनसे जनता छोड़िए, उनके सहयोगी डर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो या तो हमको मार देंगे या हम भाग जाएंगे। वो हम मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे। पप्पू यादव ये बिहार के चुनावों को पलट देने वाला बयान साबित हो सकता है। गठबंधन को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। बिहार चुनाव से पहले गठबंधन के टुकड़े टुकड़े करने वाला बयान हो सकता है। जो तेजस्वी अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनसे उनका सहयोगी डर रहा है। सहयोगी मैं कहूंगा ना, पप्पू यादव गठबंधन उसी ट्रक में। और ये वो तस्वीरें, एक बार बयान सुनाइए, पहले सुनिए क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, सुनिए। वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा, संविधान विरोधी तो हारेगा, देश विरोधी तो हारेगा। ये दोबारा सुनाइए साहब, एक बार दोबारा सुनाइए। ये सबसे बहुत बड़ी खबर है। ये मैं कह रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव को पलट देने वाला बयान होगा। और ये इसको लॉ एंड ऑर्डर से भी समझिए आप। ये बिहार में कानून व्यवस्था जिसका जिक्र बीजेपी या मोदी करते हैं, जंगल राज, लालटेन युग, जो लालटेन युग की बात होती है, उस लालटेन युग पर मोहर खुद गठबंधन के सहयोगी पप्पू यादव को जान से मार, मतलब जान का खतरा किससे? तेजस्वी यादव से। वो कह रहे या तो वो हमको मार देंगे, वो मार देगा हमको, या हम भाग जाएंगे। मार देगा तेजस्वी यादव, तो सीएम बनने वाले हैं। अगर जीत जाता है गठबंधन तो गठबंधन का सीएम चेहरा। और यादव उनको ट्रक में नहीं चढ़ने दिया था पप्पू यादव को, वो बड़ी बेइज्जती टाइप से हो गई थी, उनको हल्का फुल्का धक्का वगैरह भी लग गया था। वो उस तरफ अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पप्पू यादव जी माननीय सांसद, ओबीसी नेता, ओबीसी पप्पू यादव, ये देखिए वो नजर आएंगे आपको। सीढ़ियों से नीचे हटा दिया गया, राहुल गांधी मंच पर थे, तब ये कहा गया कि ये तेजस्वी और ये आरजेडी का दबाव था, इस चक्कर में पप्पू यादव को मंच पर ही नहीं चढ़ने दिया। तो लगा आई गई बात हो गई। अब लग रहा है ये बात सही थी। सुनिए, एक बार दोबारा से सुनिए पप्पू यादव का बयान। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। पप्पू यादव तेजस्वी सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, नंबर 1। वो यहां तक कह रहे हैं कि या तो वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे। साहब सुनिए, अब बिहार की जनता से ये लोग अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, और सहयोगी कह रहे हैं कि ये सीएम का जो चेहरा ये मुझे मार देगा। सुनिए क्या कुछ कहा, सुनिए। वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा, संविधान विरोधी तो हारेगा, देश विरोधी तो हारेगा।
अच्छा, एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा मतलब एनडीए की हार के लिए किसी को भी बिहार की जनता चुन लेगी क्या? मतलब एनडीए को हराने के लिए कोई भी कबूल है जिससे जान का खतरा है, ये मार देगा हमको। पप्पू यादव कह रहे हैं मार देगा हमको, मतलब अपने सहयोगियों को अगर जिससे जान का खतरा हो उसको बिहार की जनता वोट देगी नहीं देगी, और वोट देगी तो कितना देगी, क्योंकि 61 लाख वोट तो कट रहे हैं साहब, वो कंफर्म हो गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, 61 लाख वोटर कम होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात शुद्धिकरण पर रण की और राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधे सीधे धमकी की। Is not functioning as the Election Commission of India. And I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या आयरनी है, क्या विडंबना है, जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। खुला कह रहे हैं किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे, अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। पैमानिए करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो एसआईआर के माध्यम से ही होगा ना। बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर वो सूची करेंगे। किसी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में ये धमकी भी है और लोकतंत्र में आस्था नहीं है उसका भी प्रतीक है। सारे दरवाजे खुले हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जब निर्णय होगा, जब फैसला लिया जाएगा, मिलजुल के फैसला लिया जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, दिखी हार तो पहले बहिष्कार, अब सीधे सीधे ईसी पर बात। ईसी की ऐसी तैसी करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं विल कम फॉर यू। चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी। ये सब छोड़िए, आंकड़े देखिए साहब, ये 61 लाख वोटर हटेंगे। अभी तो नंबर और बढ़ जाएगा, लेकिन ये कंफर्म अब हम कर सकते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि कम से कम 61 लाख वोटर डिलीट। 61 लाख बिहार वोटर लिस्ट से। यह आज की बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर जल्दी से, 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगह पाए गए हैं। 7 लाख एक से ज्यादा। तीसरी बड़ी खबर, 1 लाख वोटर का अता पता नहीं है। 1 लाख वोटर अता पता नहीं। चौथी बड़ी खबर, 31.5 लाख वोटर स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर 61 लाख माइनस डिलीट। बिहार से पांचवी बड़ी खबर यह है साहब, 99% फॉर्म वापस मिल चुके हैं। 99% फॉर्म वापस मिल चुके हैं। तो बिहार में इस बार 61 लाख वोटर कम होने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने का ये आखिरी 24 घंटे हैं साहब, क्योंकि कल 25 जुलाई को ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 61 लाख तो कम होने जा रहे हैं। अभी 1% और बचा हुआ है, तो समझ लीजिए 61 का 62-63 हो जाएगा। इधर एक चीज को समझिए, 61 लाख वोटर कम होने जा रहे हैं। 61 लाख, लेकिन 61 लाख छोड़िए, 61,000, 6100, 61 कुल 6 लोग भी सड़क पर नहीं आए हैं कि हमारा वोट हटा दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा वोटिंग का अधिकार हो गया। 61 लाख वोट कम होने जा रहे हैं। 61 लोग छोड़िए, 6 लोग भी सड़कों पर नहीं आए हैं कि हमारा वोट काट दिया, हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। नेता शोर मचा रहे हैं, प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, इधर उधर विरोध जोर शोर से चल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक बात चुनाव बायकॉट से होते हुए अब कहां पहुंच गई है? चुनाव आयोग को सीधे सीधे धमकी तक पहुंच चुकी है। कोई कह रहा है कि ऐसी तैसी कर देंगे, ईसी की ऐसी की तैसी। कोई कह रहा है साहब कि ईसी को छोड़ेंगे नहीं, वेलकम फॉर यू। हाथ में होती है लाल किताब। बात संविधान की होगी और बात मोहब्बत की दुकान की, लेकिन ईसी को देख लेने की धमकी, वेलकम फॉर यू। ये सब कब हो रहा है साहब? तब जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर चुका है कि नहीं लगेगी रोक साहब। इसे ईसी की संवैधानिक जिम्मेदारी बता चुका है। फिर भी मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले नेता धमकी भरी जुबान में, मोहब्बत की दुकान में धमकी भरी जुबान में चुनाव आयोग को देख लेने की बात हो रही है। एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लाल किताब लहराकर
संविधान की कस्में खाने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आगे लाल किताब, राहुल गांधी जी ने आज, साहब मुझे खुलकर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, आज हद करी है उन्होंने। आज उन्होंने मैं कहूंगा राजनीतिक शुचिता की लक्ष्मण रेखा लांघी। राहुल गांधी ने एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को वार्निंग दी है, धमकी दी है, धमकी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, वो इसका अंजाम भुगतेगा, अंजाम भुगतेगा। यहां तक नहीं, आगे सुनिए। राहुल कह रहे हैं वो बख्शेंगे नहीं, आगे सुनिए। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है वो नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, जो चुनाव आयोग कर रहा है वो नॉनसेंस है। आगे उन्होंने कहा विल कम फॉर यू। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बच जाओगे? विल कम फॉर यू। वहीं राहुल के ट्रक से चढ़ने से उतारे गए कन्हैया जी, वो तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे निकल गए साहब। आज न्यूज 18 के मंच बिहार संवाद में उन्होंने चुनाव आयोग पर एक टिप्पणी की। चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी, चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी। आप इन दोनों बयानों को सुनिए साहब, आप छोड़ दीजिए सारी चीजें, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो चलता रहेगा, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, ये सब चलता रहेगा। दो बयानों को सुनिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, हाथ में लाल किताब लेकर संविधान की कस्में खाने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले ये दोनों माननीय दोनों नेता, एक तरफ राहुल गांधी जी, एक तरफ कन्हैया कुमार, दोनों को सुनिएगा और तय करिएगा कि लोग विपक्ष में हैं तो ये चुनाव आयोग को देख लेने की या ऐसी तैसी करने की धमकी दे रहे हैं। सत्ता में ये लोग आए तो संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग क्या हल करेंगे, ये उसका ट्रेलर मात्र है। लोकतंत्र पर भारी धमकी तंत्र वाले ये दोनों बयान ध्यान से सुनिएगा। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे, अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया, ऐसी की तैसी, चुनाव आयोग के लोग ऐसी की तैसी करने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आपने सुना, वो तो कह रहे हैं वेलकम फॉर यू, देख लेने की धमकी, छोड़ेंगे नहीं, चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि देखिए, राहुल गांधी जी के बयानों को सुनकर कुछ लोगों को हैरानगी नहीं हो रही है, कुछ लोगों को हैरानगी नहीं हो रही, क्योंकि उनका कहना साहब ये पहली बार थोड़ी ना जब उन्होंने धमकी भरे लहजे में संस्थाओं को धमकाया हो। वो पहले भी ईडी सीबीआई के अफसर्स को इस तरह से धमकी की सरकार बदलने पर तुम्हारा क्या हाल, वो देख लेने की धमकी साहब दे चुके हैं, तो कुछ लोगों को हैरानगी नहीं हो रही। हालांकि राहुल गांधी का इस बार कहना है कि उनके पास पक्के सबूत हैं। अच्छा, वो बात क्यों, ये उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्यों लांगी, वो कह रहे हैं उनके पास पक्के सबूत हैं। सबूत, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने जो वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वो बच जाएगा तो वो गलत है। वी आर कमिंग फॉर यू, हम लोग आ रहे हैं, मतलब देख लेने की धमकी है ना, चुनाव आयोग को बख्शेंगे नहीं। एक नेता कन्हैया जी कह रहे हैं ऐसी की तैसी चुनाव आयोग की। जनता किसकी ऐसी की तैसी करेगी साहब, ये तो बिहार के लोग बताएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों का फौरन जवाब दिया। बड़ी खबर यह है, आयोग ने जवाब दिया कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, धमकी भरा है कि कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने की बजाय राहुल गांधी ने एक संवैधानिक संस्था को धमकाने का मार्ग चुना। यही नहीं, बल्कि जो एग्जैक्ट कोट अनकोट जो अभी आया है वो ये है कि कर्नाटक चुनाव पर राहुल गांधी के बयान को ईसी ने अनुचित और धमकी भरा माना है। एक भी अपील दायर नहीं की गई सूची में। अच्छा, कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक वाले मामले में भी कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर का आधिकारिक बयान आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है कि साहब मतदाता सूची की कॉपी कांग्रेस समेत सभी दलों को मुहैया कराई गई थी, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कोई अपील नहीं की गई। अब आप धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग को। हालांकि राहुल गांधी फिर से चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग जो अब कह रहा है यह भी पक्षपाती है साहब।
लेकिन राहुल गांधी के ईसी पर अनर्गल बयानबाजी से शायद खुद उनकी पार्टी के नेता भी खुश नहीं है। हैरान मत होइएगा, सुनिए जो बताऊंगा। राहुल गांधी जी आपके लिए भी है। खासकर जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है चुनाव आयोग को देख लेने की, ऐसी की तैसी, कन्हैया राहुल गांधी देख लेने की, वी आर कमिंग फ्रॉम फॉर यू, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। दरअसल राहुल गांधी जी जो आरोप कर्नाटक में चुनाव आयोग की गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर भी किया था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सुनिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रहे आशीष दुआ, कांग्रेस के नेता, एक लेख प्रकाशित हुआ साहब उनका, जिसमें आशीष दुआ ने बड़ी बातें कही। क्या कहा सुनिए, राहुल गांधी के लिए एक मैसेज। उन्होंने लिखा साहब कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के लिए किसी और को दोष देने की बजाय हमें खुद को दोष देना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? महाराष्ट्र चुनाव के समय कांग्रेस के चुनाव प्रभारी वहां पर आशीष दुआ प्रभारी थे साहब, वही कह रहे हैं कि ईसी को क्यों दोष दे रहे हैं, खुद अंदर झांकिए ना, अपना घर देखिए। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी में कमी छोड़ी। वो कह रहे हैं कांग्रेस में कमी है, ईसी की कमियां निकाल रहे हो। बूथ प्रबंधन में लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा हार के रूप में मिला। इस लेख में इन्होंने एसआईआर और वोटर लिस्ट में हेराफेरी का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईआर या चुनाव आयोग को दोष देना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस को अपनी कमजोरियों जैसे बूथ स्तर संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी पर सीधा सवाल। जाहिर है राहुल गांधी ने आज सुबह के अखबार में प्रकाशित अपनी ही पार्टी के पूर्व सेक्रेटरी, एआईसीसी के पूर्व सेक्रेटरी का ये लेख शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर पढ़ा होता साहब तो वो एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आज शामिल शायद ना होते और ना ही चुनाव आयोग को ऐसी वो धमकी देते। अब बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर आपत्ति क्यों है? वो भी तब साहब मैंने बताया, चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि इस प्रक्रिया से सिर्फ अवैध वोटर हटाए जाएंगे, जो स्थानांतरित हो चुके हैं वो हटाए जाएंगे, जो मर चुके हैं वो हटाए जाएंगे, जो ड्यूबियस वोटर्स हैं वो हटाए जाएंगे, एक भी सही वोटर लिस्ट से बाहर वोटर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक बता चुका है, सही बता चुका है, रोक लगाने से इंकार कर चुका है। विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि इस प्रक्रिया से जो वोटर हटाए जाएंगे उन्हीं के वोटर है? या तो दिख रही है हार इसलिए बहिष्कार, या फिर इसलिए इसी पर वार। क्यों बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की शुरू होते ही विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है? क्योंकि भी राहुल गांधी बिहार पहुंचकर आयोग को धमकी देते हैं, तो कभी ममता बनर्जी, ये धमकी कोई पहली बार नहीं दी है किसी ने चुनाव आयोग को, ममता बनर्जी धमकी दे चुकी हैं। सुनिए। 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। बनर्जी की दुखती रग पे हाथ डाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ममता बनर्जी सालों से इसमें माहिर है कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के उनको वोटर बनाना और उनके वोट से वोट जीतना और इलेक्शन के दिन उनसे गुंडागर्दी भी कराना। हर जगह में जो गुंडागर्दी, पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, उसमें 80% लोग जो जुड़े हुए हैं वो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज नहीं है। टीएमसी के भी जो मुस्लिम गुंडे हैं उन्होंने किया है, तो ये दुखती रग पे हाथ डाल दिए। इसलिए वैसे आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के युद्ध में तेजस्वी यादव का फेंका गया बहिष्कार बम कि मैं बहिष्कार कर दूंगा, अब गठबंधन से बात करूंगा, बहिष्कार पर विचार करूंगा, वो फुस हो गया है। बहिष्कार बम फुस। तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान किया था कि अगर चुनाव आयोग उनकी बात नहीं मानता तो वो चुनाव के बहिष्कार, बॉयकॉट के ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। इसके लिए गठबंधन के नेताओं से भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन साहब, विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने उनको झटका दे दिया है। सवाल पूछा गया राहुल गांधी जी से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी से इसको लेकर पूछा गया कि क्या वो बॉयकॉट पर, तेजस्वी यादव के बॉयकॉट वाले बयान का समर्थन करते हैं। साहब, राहुल गांधी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। हालांकि उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू ने बयान का समर्थन जरूर किया, कहा कि हाँ विचार कर सकते हैं, ऑप्शन ये भी है। लेकिन राहुल गांधी तो ये हाँ पूछा जा रहा, आपको लगता है वो बिना जवाब दिए आगे चले गए।
तेजस्वी का चुनाव बहिष्कार वाला दांव परवान चढ़ने से पहले ही क्या बेकार हो गया? एक बार आपको सुना देते हैं किसके क्या बयान आ रहा है, सुनिए। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, दरवाजे खुले हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जब निर्णय होगा, जब फैसला लिया जाएगा, मिलजुल के फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा आपके सामने हम बताते जाएंगे। वो हम लोग देखेंगे भाई, जब हमारा वोटर का नाम ही कट जाएगा जो चुन करके हमको भेजता है, तो फिर हमें चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? कार्य पर अभी फैसला नहीं हुआ है, बातचीत होगी। हम अभी कैसे कहते हैं कि बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे मतदाताओं पर, उनके नाम पर खतरा है। अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग विचार करेंगे इस दिशा में। धमकी भी है और लोकतंत्र में आस्था नहीं है उसका भी प्रतीक है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय देने वाला है। तब तक ईसी को भी, राजनीतिक दलों को भी यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं का ये वक्तव्य क्या 28 तारीख के फैसले को प्रभावित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है? चलिए, धमकी तंत्र के बाद बात धर्मांतरण की, छंगूर बाबा की। मैंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया ना, सब चीजें कर दी। हिंदू नहीं आप? नहीं, मुस्लिम हो गई थी ना मैं तो। तूने करा ही है यार। किसने लव जिहाद करा है मेरे साथ? हुआ ही लव जिहाद है। जो चैट कर रही थी, मैंने उसको बहुत फ़ोन करने की कहा कि मेरे को कॉल कर, मेरे को आवाज़ सुननी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बट वो चैटिंग में बस यही लिखता था कि नहीं तू बोलता रहे, मैं सुनता रहूँ। मुझे नहीं लगता वो लड़की जिंदा होगी। जिस तरीके से वो लोग बात करते थे और मुझे भी यही बोल रहे थे, अगर ये नहीं मानेगी तो इसका भी हशर वही करेंगे। ये कह दिया गया था या तो तुम भी धर्म परिवर्तन करके इसी में मिल जाओ, और नहीं तो यहाँ से जमीन बेच के तुम कहीं और जमीन ले लो, गाजियाबाद ले लो, दिल्ली ले लो। कह रहे हैं कि इसको हिंदू से मुसलमान बना जाए, और लड़की को बना भी दिया, लेकर चले भी गए। हम लोग को भी धमकी देते हैं तुम लोग आ जाओ, नहीं तो 2-3 लड़की बची उनको भी लेकर चले जाएंगे। उनके भाई ने पढ़वाया मुझसे कलमा, और पढ़वाने के बाद फिर वो नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद लेके गए। मस्जिद भी लेके जाते? मस्जिद भी लेके गए, नमाज भी पढ़वाया, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखवाया। साहब, जगह जल्लाद पकड़ा गया था ना, जब जल्लाद पकड़ा गया था तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि योगी सरकार में उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? योगी सरकार में इस जल्लाद का लव जिहाद वाला हेडक्वार्टर ये कैसे चल रहा था, खोलकर कैसे बैठा था? यही सवाल पूछे जा रहे थे ना, कि इस केस में अब जो जानकारी सामने आई है उसमें इस सवाल का जवाब अब शायद मिल गया। अब जो सुनिए हैरान हो जाएंगे आप। छांगुर केस में यूपी पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्दुल रहमान नाम का ये इंस्पेक्टर, इसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड माफ करिएगा, गिरफ्तार नहीं, इसे सस्पेंड किया गया है, जिसे यूपी पुलिस और राष्ट्रपति से मेडल मिल चुका था। आरोप क्या है इस पर? आरोप है कि अब्दुल रहमान लव जिहाद और धर्मांतरण पीड़ितों की शिकायत सामने आने नहीं देता था। यह बहुत गंभीर मामला है, यह बहुत गंभीर मामला है। इनका नाम अब्दुल रहमान। इन पर आरोप है कि ये धर्मांतरण और लव जिहाद की पीड़ितों की शिकायत सामने आने नहीं देता था। ये पिछले 2.5 साल से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का हेड था। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का हेड। इसी साल 26 जनवरी को इसे प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल यानी कि राष्ट्रपति वीरता पदक इन्हें मिला था, जबकि पिछले साल 26 जनवरी को जनरल वीके सिंह ने इन्हें अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया था। एक बड़े मामले को सुलझाने पर पुलिस विभाग ने इन्हें 11 लाख रुपए का इनाम भी दिया था।
2022 में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में ये तैनात थे, फिर कबीरनगर थाने में तैनाती हुई, लेकिन 30 दिनों के अंदर दोनों थानों में इसका तबादला हो गया। इसके बाद इन्हें गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का हेड बना दिया गया। क्राइम ब्रांच का हेड इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी की नियुक्ति 2001 बैच की है। ये करीब 6 साल पहले 2019 में मेरठ के सिविल लाइंस थाने में तैनात थे। देखिए, अगर अब्दुल रहमान नाम का इंस्पेक्टर लव जिहाद पीड़ित आशा नेगी की शिकायत 2019 में दर्ज कर लेता तो जल्लाद 6 साल पहले पकड़ा जा चुका होता। ये आरोप है कि अब्दुल ने मेरठ में धर्मांतरण के केस में इस जल्लाद, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जल्लाद का नाम दिया छांगुर, ये जल्लाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया था। ये बहुत सीरियस मामला है साहब। पीड़ित आशा नेगी और उनके भाई जब थाने में इस जल्लाद और उससे जुड़े सिद्दीकी, बदर सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे, तब अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय उल्टे आशा नेगी और उनके भाई को डराया, धमकाया। यह आरोप है इन पर। आरोप है कि उन्होंने दोनों को चुप रहने के लिए कहा था और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था। हमारे पास आशा नेगी का 6 साल पुराना वो फोन कॉल ऑडियो है जिसमें वो अपने भाई से बात करते हुए बता रही है कि वो लव जिहाद का शिकार हो गई है। उसने अपने भाई को अपने साथ हुए मारपीट की तस्वीरें भी भेजी थी। इस बातचीत के बाद आशा नेगी गायब हो गई। वो आखिरी ऑडियो बातचीत है, उसके बाद वो गायब हो गई और पिछले 6 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। इन्हीं की शिकायत ना दर्ज करने का आरोप है और अब आशा नेगी गायब हैं। एक बार सुनिए वो ऑडियो। मैंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया ना, सब चीजें कर दी। हिंदू नहीं आप? नहीं, मुस्लिम हो गई थी ना मैं तो तूने करा ही है यार। किसने लव जिहाद करा है? मेरे साथ हुआ ही लव जिहाद है। मैंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया ना, सब चीजें कर दी। हिंदू नहीं आप? नहीं, मुस्लिम हो गई थी ना मैं तो तूने करा ही है यार। किसने लव जिहाद करा है? मेरे साथ हुआ ही लव जिहाद है। मतलब ये कि अगर 6 साल पहले अब्दुल रहमान ने इनकी शिकायत, लव जिहाद पीड़ित आशा नेगी का केस दर्ज कर लिया होता या उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया होता, जो उन्होंने नहीं लिया, ऐसा उन पर आरोप है, तो साहब कई लड़कियां लव जिहाद के जल्लादों का शिकार होने से शायद बच जाती। जो आज इसका खुलासा हुआ है छांगुर जल्लाद तभी हो जाता। आशा नेगी के भाई ने बताया कि 2019 में जब वो अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने मेरठ के सिविल लाइंस थाने गए थे, तब वहां मौजूद इन्हीं दारोगा अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। ये उनका आरोप है। ये भी सुनिए। 2019 के आसपास पुलिस के पास गए थे। जब जैसे हमें मतलब 2019 की एंड थी या 2020 की मतलब शुरुआत थी, जो भी थी, हम पुलिस के पास गए थे अपने नियरेस्ट थाने, सिविल लाइन था, मेरठ में पड़ता है, सिविल लाइन थाना हमारा नियरेस्ट थाना पड़ता है। तो वहाँ पे एक जो भी इंचार्ज थे वो भी सिद्दीकी करके थे। तो मतलब मेरा बड़ा भाई गया था, हम 2 भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने टाइम बाद आ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, और ये तो नोएडा का केस है, आप गुमशुदगी वहाँ से हुई है, आप वहाँ जाके लिखवाओ। तो हमें मतलब मेरे भाई को मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है, हम वापस आ गए। हालांकि अब एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मेरठ की आशा नेगी केस में एफआईआर अब दर्ज हो गई है। साहब बहुत बड़ी खबर है ये। 6 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ये पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। दारोगा अब्दुल रहमान ने 2019 में एफआईआर दर्ज नहीं की थी, लेकिन अब इस केस में 6 साल बाद एफआईआर हो गई है। उधर एक और अपडेट आपको बता दें, जाति के हिसाब से हिंदू बेटियों का रेट कार्ड जारी करने वाला जल्लाद उर्फ छांगुर अब तक पुलिस और सरकार की नजरों से बचा हुआ था। ये तो आप जान रहे थे। जलालुद्दीन किसके इशारे पर 500 करोड़ का धर्मांतरण ये धंधा चला रहा था, और छांगुर बाबा के इशारे पर कौन कौन इस अवैध धर्मांतरण में शामिल था, ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं। जलालुद्दीन का आका जो बताया जा रहा है जाकिर नायक, ये देखिए पूरा ग्राफिक समझिएगा। भारत का भगोड़ा आतंकवादी, आतंकी तकरीरें देने वाला जाकिर नायक, आतंकी बनाने वाला जाकिर नायक मलेशिया में बैठे बैठे भारत की डेमोग्राफी बदलने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अब इस कनेक्शन की जांच हो रही है। उसके इशारे पर ही इस जल्लाद ने पूरे देश में अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था।
ये आप एक साथ छांगुर बाबा गैंग के सभी अच्छा ये आगे सारे, ये सारे मेंबर्स हैं, ये सदस्य सारे, जिनमें 2 को छोड़कर बाकी सब अब गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरी कमर तोड़ दी है। ये वही जाकिर नायक है जिसका जाकिर जी कहकर भी कुछ नेता भी सम्मान करते थे। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी अब निकलेंगे आने वाले समय में साहब। आशा नेगी केस में मुख्य आरोपी बदर सिद्दीकी 2019 से ही फरार है और इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी अभी सस्पेंड हुआ है। शायद जल्द अब्दुल रहमान पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये इन सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 2 को छोड़ दिया जाए। छांगुर बाबा गैंग सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में भी एक्टिव था। इस जल्लाद के दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर यह लगातार जाता था, जहां उसके गुर्गे दिल्ली एनसीआर की हिंदू बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनके पास ले जाते थे और यह जल्लाद उनका धर्मांतरण करा देता था। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये जो पूरे ग्राफिक्स हैं, ये पूरा लव जिहाद की ना पूरी फैक्ट्री, पूरी इंडस्ट्री चला रहा था। ये पूरी एक फैक्ट्री इंडस्ट्री, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था। योगी की सरकार, योगी की पुलिस ने इसकी कमर तोड़ दी। आपको एक और चीज बता दें, मेरठ की आशा नेगी के बाद लव जिहाद का एक और केस दिल्ली से सटे फरीदाबाद से भी सामने आया, जहां साहब इसकी पीड़ित पूरे देश में है। ये जल्लाद ने निजामुद्दीन दरगाह पर महज दुख हो रहा है बताते हुए 15 साल की नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण करा दिया। 15 साल की नाबालिग, कल बताया था ना हमने आपको आगरा धर्मांतरण केस में पीयूष पवार को कैसे एक सना नाम की लड़की ने फंसाया था, वो मोहम्मद अली बन गया था पीयूष। आज सुनिए कैसे एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू बच्ची को, 15 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची को लव जिहाद में के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया। उसका नाम आयत रख दिया, आयत। सबसे पहले नेहा खान नाम की एक लड़की ने पीड़ित लड़की से दोस्ती की, फिर नेहा खान ने अपने भाई आमिर से पीड़ित लड़की की दोस्ती कराई। नेहा ने आमिर से पीड़ित लड़की का रेप कराया, अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल किया। नेहा खान ने 6 से 8 महीने तक पीड़ित लड़की को बंधक बनाकर रखा। पीड़ित बच्ची को दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के घर 4 महीने बंधक बनाकर रखा, यह भी आरोप है। सिपाही भी पीड़ित लड़की का यौन शोषण करता था, यह भी आरोप है। नेहा खान ने पीड़ित लड़की को दिल्ली में कई ठिकानों पर रखा। आप खुद एक काम करिए, आप खुद पीड़ित बच्ची की आप बीती सुनिए, और फिर जो लोग अभी भी बचाने का काम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग छांगुर का भी बचाव कर रहे हैं, जो जल्लाद को बचा रहे हैं, जो अभी भी कहते हैं सब कुछ नहीं होता, ये सब धर्मांतरण, ये लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं होता ना, ये बयान उनके मुंह पर मारिएगा। सुनिए क्या कि छांगुर बाबा ने कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो मेरी उम्र पूछते हैं तो आमिर बोलता है अभी इसकी उम्र है 15 साल। तो कहते हैं अच्छा इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। जन्नत नसीब करने के बाद फिर छांगुर बाबा बोलते पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। मैंने 2-4 मुझे तावीज़ जो थे वो बोले कि इसे ना तुम रोज़ डेली ना इसमें पानी डाल डाल के पीते रहना, इससे तुम्हारा दिमाग भी शांत होगा और तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो जाओगी। और फिर उन्होंने बोला कि इसे अपने पास संभाल के भी रखना तावीज़, तुम्हारे लिए भी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। आमिर के लिए तो खुल ही गए हैं जन्नत के दरवाजे, उसके लिए सारे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब वो तुमसे निकाह कर लेगा तो उसे एक हज का सवाब मिलेगा, एक उम्रे का सवाब मिलेगा, और उसके लिए मतलब कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और उसके लिए पूरे जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज़ पढ़ना उसने सिखाई थी, अपनी उर्दू की जो भाषा थी वो कल में आयत वगैरह लिख लिख के देती थी, और लिख के देने के बाद वो मुझे मतलब कि उसने 15 दिन में पूरी नमाज़ सिखा दी, सुनती थी, और ना सुनाने पे मुझे मारती थी, पीटती थी, और वो हमेशा यही बोलती थी तेरी वजह से मेरा भाई जेल में गया है, मारती पीटती रहती थी। और फिर उस मतलब कि उसने मेरे हिंदू नाम पहचान छुपा के मेरा नाम आयत हुसैन रख दिया था। और अब बात करेंगे मुंबई सीरियल धमाकों की, जिस केस में जिन 12 लोगों को आरोपियों को बरी किया गया था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आज की बड़ी खबर। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है। लोग 19 साल से ही बोल रहे थे कि बेगुनाह है, उसको यूँ फंसाया गया है। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। ये जो पॉलिसी है टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार
एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। साहब अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, सर्वोच्च अदालत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा ना, हाई कोर्ट के बाद अपील होती है ना। इसके बावजूद साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति का अधिकार, मैं कह रहा हूं फिर भी हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का भी अंतिम निर्णय आया, उससे भी आप असहमति जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यह अधिकार तब साफ खतरे का अलार्म बन जाता है जब आतंकवाद जैसे मामलों में भी धर्म और राजनीति से जोड़कर पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अब आप सुनिए आज की खबर क्या है। 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बम धमाकों के इस केस में 12 आरोपियों को बरी करने वाला 3 दिन पुराना हाई कोर्ट का फैसला आज पलट दिया। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। 12 आरोपियों को जो हाई कोर्ट ने बरी किया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में, 2006 सीरियल ब्लास्ट मामले में 12 आरोपियों को बरी किया हाई कोर्ट ने। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोग दुखी हैं साहब। ये लोग आतंकवाद के आरोपी हैं, लेकिन कई लोग दुखी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अपील ही क्यों की, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी। आतंकवाद से जुड़े इस केस को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ट्रेन ब्लास्ट के आतंकवाद के आरोपियों का केस लड़ने वाली जमीयत क्लीन चिट दे रही है। अब वो ठीक बात है, हाई कोर्ट ने बरी किया, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा ना। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा है, क्लीन चिट दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही कि सरकार ने शुरू से तय कर लिया था साहब कि आरोपी मुजरिम है, उन्हें फंसाया गया, धर्म की वजह से उन्हें फंसाया गया। ये सब आतंकवाद के आरोपी हैं, ध्यान रखिएगा। ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट वाले मामले में आरोपी हैं। AIMIM अध्यक्ष साहब, सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा कुछ मेरिट दिखा होगा तभी हाई कोर्ट के फैसले को पलटा ना। AIMIM अध्यक्ष असद ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत भड़के हुए थे। उनका कहना है कि ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को अगर हाई कोर्ट ने मतलब निर्दोष करार दे दिया है तो फिर क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की। कह रहे वो तो कह रहे हम धर्म की वजह से उनको फंसाया गया। इससे पहले सिर्फ ओवैसी जमीयत नहीं, ये देखिए इनको तो जानते हैं आप, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आसिम आजमी। वो कह चुके कि ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को सरकार मुआवजा दे, नौकरी दे इन लोगों को, आतंकवाद के आरोपी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है साहब। कह रहे हैं इनको मुआवजा दे सरकार, नौकरी दे, क्योंकि वो कई साल से जेल में बंद थे और हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया। ठीक बात है, हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दिया, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई। तो इतनी जल्दबाजी क्या क्लीन चिट देने की। कल को सुप्रीम कोर्ट ने इनको आतंकवादी मान लिया, फिर क्या करेंगे। लेकिन साहब ऐसे लोग ये शायद ना भूल गए कि सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को अंतिम सत्य माना देश की न्यायिक प्रणाली को खारिज करना है, और ऐसा करना उन पीड़ितों का अपमान है जिनके घर के 189 लोग ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए। 189 परिवार, उनसे कहेंगे कि आतंकवाद के आरोपियों को मुआवजा दे सरकार। 824 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। 19 साल पहले 2006 में मुंबई लोकल सीरियल ब्लास्ट हुए थे। लोकल ट्रेन में एक साथ कई जगह ब्लास्ट हुए थे 19 साल पहले। 2015 में स्पेशल मकोका कोर्ट ने ट्रेन ब्लास्ट केस में 5 आरोपियों को ट्रेन ब्लास्ट का दोषी मानते हुए फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 12, 5 और 7, ठीक, 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद। इस मामले में ATS ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 13 को, और 15 को फरार घोषित किया था। ये मैं पूरी आपको टाइमलाइन बता रहा हूं साहब। ATS को शक था कि 15 आरोपी ट्रेन ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान भाग गए। ये पकड़ में आए, इनको गिरफ्तार किया गया। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की लोकल में 11 मिनट के अंदर अंदर 7 अलग अलग जगह सीरियल बम धमाके हुए थे। कितने लोग मरे थे आप जानते हैं? 189, 189 लोगों की जान चली गई थी। फिर भी नेता पॉलिटिक्स करते हैं। 824 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।
कितने परिवार तबाह हुए थे इस आतंकवादी हमले में। इस मामले में मकोका कोर्ट ने जिन सबूतों के आधार पर 12 दोषियों को सजा सुनाई, मकोका कोर्ट ने सजा सुनाई, उन्हीं सबूतों को हाई कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माना और 10 साल बाद फैसला पलट दिया। अभी 21 तारीख को सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया एटीएस द्वारा, सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए क्या कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला दूसरे केसों के लिए नजीर नहीं माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिहा हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुनिए। हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते।